हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है टिश्यूज़। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल्स के ग्रुप को हमने क्या बोला था, टिश्यूज़ बोला था। लेकिन टिश्यू बनने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होनी ज़रूरी है। खाली ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ नहीं बोल सकते। तो क्या कंडीशंस हैं, पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला कि टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, उनकी ओरिजिन होनी, कॉमन ओरिजिन सेल्स की होनी ज़रूरी है टिश्यूज़ बनने के लिए। क्या चीज़ है ये कॉमन ओरिजिन? मैं वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रही हूँ? मैंने बोला कि जितनी भी सेल्स हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को, जितनी भी हमारे टिश्यू को बना रही हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल है हमारे टिश्यूज़ को जो बना रही हैं, उनकी ओरिजिन सिंगल होनी चाहिए। उनकी ओरिजिन एक ही जगह से ओरिजिनेट होनी चाहिए हमारी सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे आईज़ के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारी आई के टिश्यूज़ हैं, वो किससे बने हुए हैं? हमारी आई वाली सेल से बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आई की सेल्स हैं वो हमारा क्या बना रहे हैं? आई टिश्यू बना रहे हैं। ये नहीं है कि हमारी टंग या लिप की सेल मिलके वहाँ टिश्यू बना रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर आगे फंक्शन नहीं कर पाएंगी, ना वो टिश्यू बना पाएंगी। अगर किसी और ओरिजिन से आ रही हैं, किसी और जगह से उठ के सेल आ रही हैं, ये नहीं कि कहीं से भी वो सेल कहीं से आ रही है, वो सेल कहीं से आ रहा है, नहीं। हर एक जो भी सेल टिश्यू के अंदर होंगी, उनकी ओरिजिन जो होती है वो कॉमन होनी चाहिए, कॉमन लोकेशन होनी चाहिए उनकी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया कि आइज़ के जो टिश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आई है, हमारी बॉडी ऑर्गन, जितनी भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, आइज़ है, लिप्स है, स्किन है, टीथ है, वटेवर जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो सब हमारी सेल से बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से और टिश्यूज़ से बने होते हैं। टिश्यूज़ से हमारी ऑर्गन बनती हैं, ठीक है। तो उनकी क्या होनी चाहिए? कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए। जैसे आइज़ की सेल से मिल के हमारा क्या बनता है? आई के टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। आई के टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से फर्दर आई वाली ऑर्गन हमारी डेवलप हो जाती है। क्या है? आई ऑर्गन बन जाती है। तो ये था एक एग्जांपल कि जो भी ओरिजिन होगी, जो भी लोकेशन होगी टिश्यू की, वो उसी से सिंगल उसे बिलोंग करनी चाहिए। हम ओरिजिन जो होती है उनकी कॉमन होनी चाहिए, उससे बिलोंग करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो थी एक कंडीशन की कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, हर एक सेल, मान लो ये हमारे टिश्यूज़ हैं और इसके अंदर हमारी बहुत सारी सेल्स हैं। ये क्या है? सेल्स एम्बेडेड हैं इसके अंदर, टिश्यू के अंदर। ये न्यूक्लियस मैंने बना दिए है इसके अंदर। ये जितनी भी सेल हैं जो एक टिश्यू बना रही हैं, उन सब सेल का फंक्शन कॉमन होना चाहिए। ये हमारी आई का टिश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी आई का टिश्यू है। तो इन सब को हमारी आई के लिए ही काम करना है, देखने का ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि आईज बोलने में हेल्प करेंगी, डाइजेशन में हेल्प करेंगी, या फिर एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी सेल्स हैं सबका एक ही गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए? देखने का गोल होना चाहिए। ये तो था, पढ़ा था हमने बेसिक सी टिश्यू की जो डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल से मिलके एक हमारा टिश्यू बनता है, और बहुत सारी सेल से, हमारा ग्रुप ऑफ सेल से हमारा क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से हमारा ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फूड का डाइजेशन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, जो हमारा डाइजेशन का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है? सबसे पहले हमारी सेल्स होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, क्या? सेल की डेफिनेशन वगैरह हमने बहुत डिटेल में पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ा, उनका सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमारा चैप्टर जैसे टिश्यूज़ हैं, तो वो किससे बना है? ग्रुप ऑफ सेल से बना है हमारा टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन।
कोई भी ऑर्गन हुई हमारी ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनती है। स्किन क्या है? हमारी एक ऑर्गन है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है हमारी स्किन होती है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? एक ऑर्गन है, वो भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनती है। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ है? मेरे अंदर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोला गया। ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मेरे अंदर ऑर्गन बनी, ऑर्गन के ग्रुप को हमने क्या बोला? ऑर्गन सिस्टम बोला, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इससे पूरी बॉडी जो होती है हमारी वो डेवलप हो जाती है, फुली ग्रोथ हो जाती है। ये तो थी हमारी टिश्यू की बेसिक सी डेफिनेशन कि ग्रुप ऑफ सेल्स होनी चाहिए, उनकी कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए, उनका कॉमन फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन होना चाहिए। ये हमारी टिश्यू की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपका इस पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो टिश्यूज़ की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको एक टर्म दी गई है। क्या टर्म दी गई है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टो वर्ड लिया गया है, हिस्टो वर्ड लिया गया है टिश्यू के लिए। लोजी मतलब लॉगस, लॉगस वर्ड से आया है ये। लॉगस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टडी करना। ठीक है, हिस्टोलॉजी, ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल सकते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। टिश्यूज़ की स्टडी को हमने क्या बोला है? हिस्टोलॉजी। क्लियर है? ठीक है, अब ये टिश्यू किसने दिया? जैसे सेल हमने बोला था कि हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक ने दिया। आगे हमारे एक्सपेंडेड थ्योरी दी, विरकाओ हमारे साइंटिस्ट थे, लिविनहॉक थे, लिविंग सेल्स उन्होंने दी। तो ये टिश्यू किसने दिया? टिश्यू हमारे साइंटिस्ट होते थे बिचैट या फिर बायचैट, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, BICHAT। इन्होंने टिश्यूज़ की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब टिश्यूज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि हम इतना बोल रहे हैं कि टिश्यू से हमारी ऑर्गन बन रही है, ये बन रही है, ऐसी इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आगे फिर हम डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस क्या होते हैं टिश्यू के। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम, इसके अंदर प्रेजेंट होती है डिवीजन ऑफ लेबर। आपने ये टर्म लास्ट वीडियो के अंदर भी, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने ये डिस्कस की थी कि डिवीजन ऑफ लेबर चीज़ क्या होती है। क्या होती है? हमने बोला कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये हमारा टिश्यूज़ है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, इसे हमारा टिश्यूज़ बना है। ठीक है, ऐसा ही बोला है हमने अभी तक। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवीजन, डिवाइड होना किसी भी चीज़ का। किसका डिवाइड होना? डिवाइड हो रहा है। लेबर मतलब वर्क, वर्क का डिवाइड होना, काम का डिवाइड होना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो टिश्यूज़ हमारे डिवीजन ऑफ लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? जैसे हमने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया अमीबा जो हमारा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सेल के काम करने होते हैं, जो भी एक ऑर्गेनिज्म को, जो अमीबा को जितने भी काम करने होते हैं, वेदर इट इज़ ईटिंग या फिर डाइजेशन या मतलब न्यूट्रिशन का काम है या फिर कोई भी मतलब रिप्रोडक्शन का काम है, एक्सक्रीशन का काम, सारे काम खुद उस सेल को ही करने हैं। ठीक है, सारे के सारे काम हमारे उस सिंगल सेल को ही परफॉर्म करने हैं। लेकिन हमारे टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है? काम डिवाइड हो जाते हैं, वर्क जो है हमारा डिवाइड हो चुका है। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। सारी सेल्स क्या बोलेंगी? ये काम मैं कर लेती हूँ, एक्सक्रीशन का काम मैं कर लेती हूँ, न्यूट्रिशन का काम मैं कर लेती हूँ,
प्रोटेक्शन का काम मैं करूँगी, डिफेंस का काम मैं करूँगी। तो सब ने क्या किया, अपने अपने काम डिवाइड कर लिए और एक टिश्यू बना लिया, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने के लिए एक टिश्यू बना लिया। उन्होंने बोला कि ये काम मैं डिवाइड करती हूँ, ये काम मैं कर लूँगी, ये मैं कर लूँगी। तो इन्होंने क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो टिश्यूज़ की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, डिवीजन ऑफ लेबर है। क्या ये यूनिसेलुलर के अंदर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। कहाँ बांटेंगी वो काम, वो तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर के अंदर ही पॉसिबल है। डिवीजन ऑफ लेबर किसके अंदर पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली मल्टी सेलुलर के अंदर। ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वहीं पे बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, तो काम हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी वर्ड से क्या समझ रहे हैं आप। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंट होना किस चीज़ में, जो भी सेल की एक्टिविटी है, जो भी किसी टिश्यूज़ की एक्टिविटी है, उनकी एफिशिएंसी होनी किसी भी काम में, किसी पर्टिकुलर काम में। कैसे, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से काम डिवाइड हो गया है, वर्कलोड सेल के ऊपर जो है वो कम हो गया है, इंडिविजुअल सेल के ऊपर अब वर्कलोड कम हो चुका है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि मैं हूँ, मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे को 10 काम दिए गए हैं। क्या काम दिए गए हैं, बहुत सारे काम, जैसे कि खाना खाना या फिर बाहर जाना, जॉब करना, पढ़ना, ठीक है, सफाई करना, और बहुत सारे काम मुझे ही करने हैं, खुद करने हैं। लेकिन हमारे घर में क्या होता है, जैसे या फिर ये बोलो कि जो 5 आदमी ले लो, हमने उनको काम डिवाइड कर दिए कि इसको काम करना है जॉब का, इसको काम करना है कपड़े वॉश करेगा, इसको काम करना है सफाई का, ये खाना बनाएगा। सबने काम डिवाइड कर लिए। मुझे क्या करना था, वो सब 5 के काम मुझे करने पड़ रहे थे, वर्कलोड मेरे पे हो गया। तो बेटर तरीके से काम कौन करेगा, जिसको सिंगल वर्क दिया गया, वो बहुत अच्छे से कपड़े वॉश करेगा। एक जो जिसको हमने खाना बनाने के लिए बोला गया है, वो बहुत अच्छे से खाना बनाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं जल्दबाजी करूँगी, मैं जल्दबाजी में अपने सारे काम निपटाने की कोशिश करूँगी कि हाँ ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी काम करना है, मेरे को इतना सा टाइम पीरियड मुझे मिला हुआ है, तो इसमें मेरे को इतने सारे काम करने हैं। तो इसके लिए क्या हो गया कि उनकी एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, मेरी एफिशिएंसी कम हो गई है। वो बेटर तरीके से उस काम को करेंगे और मैं बहुत ख़राब तरीके से, या फिर मतलब इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाऊँगी जितना अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये वर्ड हमने यूज़ किया एफिशिएंसी टिश्यूज़ के लिए। एफिशिएंसी कैसे होगी, ये मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, काम डिवाइड हो गए हैं, सिंगल सेल के ऊपर लोड नहीं है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इनकी बढ़ गई है। थर्ड वन फंक्शन क्या होता है, वर्कलोड लगा लो। वर्कलोड, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया आपको कि वर्कलोड क्या चीज़ है, काम का कम हो जाना। लोड, प्रेशर जो है सेल के ऊपर या फिर टिश्यूज़ के ऊपर, वो डिवाइड हो गया सारी सेल्स के, टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं सब में डिवाइड हो गया। ठीक है, फोर्थ वन हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कि जितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा टिश्यूज़ के अंदर, उतना अच्छा हमारा मल्टी सेलुलर के अंदर एक्टिविटी एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे ये एक टिश्यू है, इसके अंदर हमारी सेल्स हैं। ठीक है, अगर ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, आसपास प्रेजेंट हैं, एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, कहीं निकल के इधर उधर नहीं जा रही हैं, या फिर कोई और सेल इसके अंदर नहीं आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, एक अच्छा सा वेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये आसपास रहेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगी। कोऑर्डिनेशन में मतलब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में, एक दूसरे के साथ काम में कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी। तो ये क्या करेंगी, अच्छा काम करेंगी। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को के लिए मतलब एक ये एफिशिएंटली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी। तो ये क्या हो गया, वेल ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। अब मैंने बोला फिफ्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या चीज़ होती है? सर्वाइवल का मतलब होता है सर्वाइव करना, मतलब जीना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूनिसेलुलर है उसके ऊपर बहुत सारा लोड हो गया है, तो वो बहुत जल्दी जो है वो थक जाएगी, वो वीक पड़ जाएगी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, काम डिवाइड हो गया सेल्स के अंदर, वो उनके ऊपर वर्कलोड कम है, प्रेशर कम है, तो वो लंबा जिएंगे। ठीक है, सर्वाइवल जो है वो इनका ज़्यादा है। ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर जो है सर्वाइवल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है टिश्यूज़ प्रेजेंट है, इसकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, सर्वाइवल पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टिश्यू हमारे प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे? प्लांट टिश्यूज़ और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था, हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जैसे आपके आसपास जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? मोटिलिटी को। हमारे एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर टिश्यूज़ इस तरीके से डेवलप होते हैं कि ये एनिमल्स तो मोटाइल हैं, मूवेबल हैं, वो किसी शेल्टर के अंदर जा सकते हैं, कोई भी हार्श एनवायरनमेंट आता है। लेकिन हमारे प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर पाते, वो क्या हैं? नॉन मोटाइल हैं, वो मूव नहीं कर पाते। उनको हार्श एनवायरनमेंट जो होता है, जो एडवर्स एनवायरनमेंट, हार्श का मतलब होता है रफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि बारिश है, धूप है, या फिर कोई साइक्लोन है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि एक प्लांट के लिए हार्शफुल है। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट को एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हमने पीछे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सेल वॉल की ज़रूरत है। और क्या चीज़ है? ये कह रहा है कि हार्श एनवायरनमेंट की इनको एक्सपोजर होता है, तो हमारे नॉन मोटाइल प्लांट्स जो होते हैं उनको टिश्यूज़ कैसे चाहिए? उनको टिश्यूज़ डेड चाहिए, क्योंकि लिविंग होंगे, हार्श एनवायरनमेंट में आएंगे तो वो मर जाएंगे, हमारा प्लांट भी मर जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें डेड सपोर्टिंग टिश्यूज़ चाहिए। क्या चाहिए? सपोर्ट करने वाले हमें टिश्यूज़ चाहिए। डेड हो चलेंगे, लेकिन लिविंग होंगे, बाहर अगर हार्श एनवायरनमेंट में लिविंग होंगे, अंदर तो लिविंग होते ही हैं हमारे प्लांट के अंदर लिविंग टिश्यू, तो वो क्या होगा? हमारा हार्श एनवायरनमेंट को जो है वो नहीं झेल पाएगा, नहीं टॉलरेट कर पाएगा, तो हमारा डेड जो है सपोर्टिंग टिश्यूज़ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे मेजर मतलब मेजॉरिटी में हमारे क्या होते हैं? लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। कौन से टिश्यूज़ होते हैं? लिविंग टिश्यूज़ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमें उसके लिए हार्श एनवायरनमेंट की ज़रूरत, हार्श एनवायरनमेंट अगर आता है तो हमें इधर उधर शेल्टर मिल जाता है, हम अपने घर में जाके छुप सकते हैं, या फिर कहीं भी शेड या शेल्टर हमें मिल जाता है। तो लिविंग टिश्यूज़ लिविंग टिश्यूज़ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डेड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया? इनकी क्या नेचर होती है? डेड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। इनकी क्या होती है? ये हमारे लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये हमने बोला कि प्लांट के अंदर टिश्यूज़ कैसे होते हैं? डेड होते हैं। डेड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको एनर्जी भी नहीं चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितना है? बहुत लो है। और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? लिविंग टिश्यूज़ है तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? हाई है। ठीक है, यहाँ पे फूड खुद बनाएंगे, ये टिश्यूज़ फूड बनाते हैं। यहाँ पे क्या कराते हैं? टिश्यूज़ फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आगे उसमें आगे चैप्टर्स में आगे जो हमारे टॉपिक होंगे हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट मोटा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि टिश्यूज़ फूड कैसे बनाते हैं। हमारी प्लांट जो होते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं। अभी इतना जानना काफ़ी है। ठीक है,
ये सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टिश्यूज़ फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसे? जैसे हम खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी इधर उधर मूव करके खाने की तरफ जाएगा और खाना उठा के खा लेगा, तो फूड इन्होंने ऑब्टेन कर लिया। और क्या करेंगे, यहाँ के टिश्यूज़ उसको डाइजेस्ट करेंगे, फूड का एब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्ब भी होना चाहिए बॉडी में, न्यूट्रिशन तो हमें तभी मिलेगा ना, डाइजेस्ट होएगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड के अंदर जाएगा, एब्जॉर्प्शन होएगा। तो उसके बाद हमारा जो हमारा एक्सक्रीशन होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है एक्स्ट्रा फूड स्टूल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे लिविंग टिश्यूज़ काम कर रहे थे इधर, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पढ़ लिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, न्यूट्रिशन कम चाहिए, सपोर्टिंग टिश्यूज़ चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, लिविंग टिश्यूज़ प्रेजेंट है, खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, ऑटोट्रोप्स है। ये क्या होते हैं, हीटरोट्रोप्स हैं, ये बाहर से फूड देते हैं। क्या बोला गया है, ये ऑटोट्रोप्स है, खुद सेल्फ मेड फूड होता है इनका, खुद से इन्होंने बनाया, बाहर से कोई फूड नहीं लिया। बाहर से बस पानी लेना होता है, ठीक है, और जो अदर न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन फूड ये खुद बनाता है, जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये फूड कहाँ से लेता है, फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से फूड लेके उसका डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है। ये सारी प्रोसेसेस हमारे एनिमल सेल्स के अंदर होती हैं, एनिमल टिश्यूज़ के अंदर होती है। ऑटोट्रोप्स हैं, वो हीटरोट्रोप्स होती हैं, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। ग्रोथ तो हो रही है ना, सेल से टिश्यूज़ बने, अब टिश्यूज़ से ऑर्गन बनेगी, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तो ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं बहुत सारे हमारे टिश्यूज़ बन के। मैंने क्या बताया था कि हम कैसे थे, हम एक जाइगोट की फॉर्म में थे। हमारी जो मेल थी, जो हमारा जो मेल है और जो फीमेल है, उन्होंने एक सेल बनाई, जाइगोट बना। जाइगोट से हम सिंगल इंडिविजुअल हम आज ऐसे बने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे डिवीज़न हुए हैं, सेल से टिश्यूज़ बने हैं, टिश्यूज़ से हमारी इतनी सारी ग्रोथ हुई है, तो आज ह्यूमन बॉडी मतलब डेवलप होती है ऐसे, ठीक है। ये तरीका होता है। तो ये थे हमारे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। बेसिक सा डिफरेंसेस था। इसके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर क्या डिफरेंशिएशन होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट होना, मतलब डिवाइड होना एक तरीके से। कैसे डिफरेंशिएशन होता है, अभी हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़ का भी जिक्र नहीं है कहीं भी। तो ठीक है, हम अंडरस्टूड है कि प्लांट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। कोई भी बात अगर मैं बोल रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, तो प्लांट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एनिमल्स के अकॉर्डिंग होता, मैं मेंशन कर दूँगी इस चीज़ को। प्लांट टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन कैसे, सेल्स का डिवाइड होना, टिश्यूज़ का डिवाइड होना कैसे। इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एक तरीके से टाइप है टिश्यू का। एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, नाम से समझ में आ रहा, परमानेंट है, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये परमानेंटली हमारे प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते हैं। थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते हैं। आपने आसपास अपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हम विंटर्स के अंदर प्लांट को
काट देते हैं उनकी स्टेम्स को, उनकी ब्रांचेस को, एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो हमें लगती हैं ताकि हमें सनलाइट प्रॉपर मिले, तो उसके लिए हम वो उसको काट देते हैं, उसको एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो होती हैं उसकी जो लंबी ब्रांचेस हो रखी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने विंटर्स में जिस प्लांट को हमने काटा था, हम समर्स के अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं, इतने टाइम इंटरवल में क्या हो जाता है, उनकी ग्रोथ हो जाती है। वो ग्रोथ किस वजह से होती है, ऑर्गन्स दोबारा आ जाती है उसकी, उनकी ब्रांचेस वापस आ जाती हैं। अगर उस पर फ्रूट लगता है तो वो फ्रूट दोबारा आने लग जाता है, उसके ऊपर अगर फ्लावर्स उसके एक बार झड़ जाते हैं तो दोबारा फ्लावर्स भी आने लग जाते हैं। ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स हैं हमारी प्लांट्स की। ये दोबारा ऑर्गन कैसे आ रही है, दोबारा ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हो रहा है, ये किस चीज़ से पॉसिबल है, ये ओनली एंड ओनली इन प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से पॉसिबल है। ये कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ मतलब ये डिवाइड करेगा, मतलब जब तक प्लांट है तब तक ये डिवाइड करेगा और प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन हमारे एनिमल सेल्स के अंदर तो ऐसा नहीं होता। एक बार बॉडी फुली डेवलप हो जाती है तो बस हो जाती है, उसके बाद थोड़ी ना ऑर्गन बनता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कान हमारा मान लो अगर कट गया है तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा कान हमारे पास आ जाएगा, नहीं आएगा। वो बस रिपेयर हो जाएगा कि वहाँ से जो ब्लीड हो रहा था वो ब्लीड होना बंद हो जाएगा, स्किन जो चलेगी थी वो स्किन आ जाएगी, लेकिन ऑर्गन वापस नहीं आएगी। ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होता। वो किसके अंदर पॉसिबल है, प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर पॉसिबल है। किसकी वजह से पॉसिबल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से समझें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ एक ऐसे होते हैं जो जवाब दे जाते हैं। क्या जवाब दे जाते हैं, वो बोलते हैं कि बस हमने डिवाइड कर लिया, अब हम और डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला, तो जिन्होंने ऐसा बोला कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अपनी एक अलग कैटेगरी बना लो। क्या बना लो, अलग कैटेगरी बना लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने ऐसा बोला, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया, परमानेंट टिश्यू बना लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू के अंदर चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए, उन्होंने बोला कि हम और डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम और इससे ज़्यादा ग्रोथ हम प्लांट के अंदर नहीं करा सकते। हम बस जैसे हैं वैसे रहेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी स्ट्रेंथ कराएंगे, या फिर जो भी ऑर्गन बनानी है हम वो ऑर्गन बनाएंगे, और इससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, हमसे तो नहीं होगा। तो परमानेंट टिश्यू इसके अंदर हमारे बन गए। और यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि हमारे थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करेंगे। दोनों टिश्यूज़ हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, यही मेन बात है इसके बारे में। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इनके अंदर डी डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, हमने बोला कि परमानेंट टिश्यू क्या कह रहे थे, परमानेंट टिश्यू कह रहे थे कि हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, बस हमारा बहुत हो गया, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे परमानेंट टिश्यू को भी डिवाइड होना पड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएशन की इनकी परमानेंट टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। और डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी किसकी होती है, कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ जो डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफ्रेंशिएशन भी हटा देते हैं, टिश्यूज़ भी हटा देते हैं। इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के लोकेशन के अकॉर्डिंग, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बोला कि प्लांट के अंदर परमानेंट भी हैं, प्लांट के अंदर हमारे मेरिस्टेमेटिक भी हैं। तो हमें ये बताओ कि मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है और परमानेंट कहाँ होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। क्या होता है, मान लो हमने कोई स्टेम ले ली, ये कुछ स्टेम ले लिया हमने, कोई स्टेम है, ये कोई तना है या फिर कोई ब्रांच लगा लो, ठीक है। यहाँ से क्या जा रहे हैं, हमने सुंदर से अपने लीफ बना दिए हैं। एक लीफ ये हो गया। राइटिंग बहुत, ड्राइंग तो मेरी बहुत ख़राब है, आप समझ लो, बस ये लीव है, ठीक है। ये कुछ ऐसे लीफ है, ठीक है। आपने प्लांट के अंदर ये चीज़ें भी ऑब्जर्व करी होंगी। ये क्या है,
ये इंटर कैलरी बोल रहे हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? इंटर कैलरी। ठीक है, ये चीज़ क्या है? ये जो टिप पे प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं शूट। ये हमारी इंटर कैलरी है। और ये जो प्रेजेंट है, ये साइड्स में जो प्रेजेंट है, ये क्या है? लेटरल लोकेशन जो होती है। तो 3 लोकेशन होती है, एक तो शूट पे, टिप पे प्रेजेंट होती है, एक इंटर कैलरी या तो लीफ से पहले या फिर यहाँ पे कोई नोड भी हो सकती है। गन्ने में ऑब्जर्व करी होगी, शुगर केन का आपने एक उठा के देखोगे तो उसके अंदर ना ऐसे ये गांठें सी प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ये नोड्स हैं, इनके जस्ट बिलो या फिर इनके ऊपर ये इंटर कैलरी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या है? यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और यहाँ प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे? जैसे मेरी ये फिंगर मान लो, जैसे ये मेरी फिंगर है, ये हमारी क्या होगी? शूट। ठीक है, ये जो लाइंस जो ये हमारे इसको बना रही हैं, ये इसको डिवाइड कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट हमारी ये क्या है? इंटर कैलरीज है। ठीक है, और इसके आसपास जो है, ये आसपास जो स्किन है, इसको हमने क्या बोला? लेटरल लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। क्या लोकेशन है? एक तो हमारी है टिप पे, दूसरा हमारा है इंटरमीडिएट हमारी इंटर कैलरी है, और थर्ड हमारी है लेटरल। तो हमारा ये 3 तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। कैसे हो गया? जो शूट पे प्रेजेंट होता है, इंटर कैलरी प्रेजेंट है और लेटरल है। मैंने बोला कि टिप पे प्रेजेंट है। टिप तो इसकी रूट्स भी हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है भाई, रूट्स भी हो सकती हैं। रूट की भी तो टिप होती है, और तो कोई ख़ास टिप नहीं है। मेन जो है हमारी ब्रांच की ये टिप है, और शूट इसको शूट की टिप बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम? रूट टिप। रूट की जो टिप्स है, बल्कि टिप्स पे ना हो गए सब टर्मिनल पॉइंट जो होता है, ये टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट जो होता है सब टर्मिनल। यहाँ पे भी हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कराते हैं? मैंने बोला ग्रोथ कराते हैं। कौन सी ग्रोथ कराते हैं? ये ब्रांच को ऊपर कर देंगे, शूट को, स्टेम की ग्रोथ कराएंगे। हमारी रूट्स के अंदर प्रेजेंट है, रूट की ग्रोथ कराएंगे। इंटर कैलरी है, ये हमारे जो गर्थ है स्टेम की, उसमें रोल प्ले करेंगे। लेटरल क्या है? लेटरल जो इसके अंदर जो कवरिंग जो प्रेजेंट होती है उसकी ग्रोथ कराएंगे, या फिर जो हमारा जो स्टेम है उसकी गर्थ को या फिर उसकी थिकनेस को जो है उसके अंदर रोल प्ले करेंगे। इंटर कैलरी जो क्या है? ये इस तरीके से ग्रोथ करेगा। और मान लो यहाँ से अगर कोई प्लांट अगर काट देते हैं हम, जैसे हमने बोला कि हम सर्दियों के अंदर अगर प्लांट को कोई काट देते हैं सनलाइट के लिए, तो वो फिर से ग्रोथ कर जाता है। एक तो वो यहाँ से ग्रोथ करेगा, एक यहाँ से ग्रोथ करेगा। और रूट्स अगर किसी की अगर ख़राब हो गई हैं, या फिर किसी वजह से जो है प्लांट को अगर उखाड़ दिया है हमने, अगर उसको फिर से सॉइल मिल जाती है, तो वो हमारी रूट यहाँ पे रोल प्ले करेगी। क्या करेगी? रूट की ग्रोथ होएगी, दोबारा से सेल के अंदर वो धसेंगी, सॉइल के अंदर धसेंगी, और हमारी क्या होंगी? रूट हमारी फिर से सॉइल को जकड़ लेंगी और अपना एक वजूद दोबारा अपना बना लेंगे हमारा प्लांट। ठीक है, और इंटर कैलरी का क्या रोल है? हमने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ज़बरदस्त वाला तूफ़ान आया, हमारे आसपास जो प्लांट्स थे ना वो मुड़ गए। कैसे हो गए? मतलब ऐसे थे, ऐसे हो गए। ठीक है, वो अपराइट पोजीशन में थे, कुछ ऐसे हो गए। तो अगर उनको हम कुछ दिन के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो दोबारा से अपराइट पोजीशन में चले गए। कैसे चले गए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इस इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से अपराइट पोजीशन में चले गए। उन्होंने ऐसे हो रखा था, उन्होंने यहाँ पे ग्रोथ करवाई और उसकी तरफ से वो अपराइट हो गए इस तरीके से। ठीक है, तो रूट हमारी कितनी ज़्यादा थिक होंगी और कितनी ज़्यादा पतली होंगी, इसके लिए हमारा रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, और इंटर कैलरी में ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अगर अपराइट पोजीशन में लेके आने के लिए। और शूट एपिकल मेरिस्टेम हमारा किस चीज़ के लिए? शूट एपिकल प्रेजेंट। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपेक्स में,
ये एपेक्स होती है, ठीक है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये क्या है हमारा रूट एपिकल, ये क्या है, ये भी एपिकल है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हमने पढ़ा मेरिस्टेम के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने सुपरफिशियल लोकेशन तो हमने पता कर ली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता कैसा है, चलो ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लें। ये हमने मान लिया कोई इसका पार्ट मान लिया हमने, कोई ये उठा लिया है, ठीक है। ये क्या हमने उठा लिया, शूट एपिकल मेरिस्टेम उठा लिया है। इसके अंदर सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे अरेंज है वो देखते हैं हम। हमने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो है हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एम्बेडेड हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, बहुत आसपास अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं, जो ये सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत माइनर है या फिर है ही नहीं, कुछ ऐसा होता है हमारा, बहुत आसपास होती है, ठीक है, कोई गैप नहीं है सेल्स के बीच में, बहुत आसपास सेल्स अरेंज्ड हैं। और ये इस तरीके से हमारा टिश्यूज़ बन रहा है। कौन सा टिश्यूज़ बन रहा है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है। इनके अंदर कोई स्पेस नहीं है, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, ये हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बहुत अच्छे तरीके से अंदर इनके अंदर भरा हुआ है। कुछ ऐसी हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अपीयरेंस होती है। एक होती है, हमने बात करी थी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल पर इतना बड़ा बड़ा हमने कि हमें प्लांट सेल के अंदर तो स्पेशली वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वो बहुत माइनर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है इनको। बात ये है रिक्वायरमेंट की, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको रिक्वायरमेंट नहीं है वैक्यूल की। वैक्यूल क्या कराता है, वैक्यूल हमारा स्टोरेज का काम कराता है, वैक्यूल हमारा टर्जिडिटी को मेंटेन कराता है, वैक्यूल हमारा वाटर का जो स्टोरेज है वो करा रहा था, और या फिर जो वेस्ट जो डिस्कार्ड होना होता है वो करा रहा था। तो ये सब काम इसको ज़रूरत नहीं है, इसको करना ही नहीं है, इसको तो सिर्फ ग्रोथ करनी है, इसको तो बस न्यूक्लियस से मतलब इसकी पूरी सेल होनी चाहिए, अच्छा सा साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और एक अच्छा सा हमारा टिश्यू इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कैसे दिखता है, कुछ ऐसे दिखता है, कोई स्पेस नहीं है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, अच्छा सा साइटोप्लाज्म है, बस इतनी सी बात है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ ऐसे अपीयरेंस होती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है, लेटरल होती है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं, रूट और शूट जो होते हैं एक ही तरीके के होते हैं, क्योंकि ये भी टिप पे हैं, ये भी टिप पे हैं, और ये हमारा लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे लेटरली अगर प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या होगा, लेटरल मेरिस्टेम होगा, ये हमारा क्या होगा, इंटरकैलरी हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही हैं आपको। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, ये थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करती हैं, ये भी पढ़ लिया। वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये भी डिस्कस कर ली बात। तो रह क्या गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी सेल के बारे में हमने पढ़ा कि बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म अच्छा खासा डेंस होता है, वैक्यूल नहीं होता। इसकी शेप कैसी कैसी हमें देखने को मिलती है, हमारी इसकी शेप होती है या तो स्फेरिकल होगी या ओवल होगी या फिर पॉलीगोनल होगी। कुछ ऐसे कुछ ऐसे शेप होती है इसकी पॉलीगोनल की। कैसे होती है, ऐसे शेप होती है इसकी, पॉलीगोनल शेप होगी, ओवल होगी या स्फेरिकल शेप होगी। हमने बात कर ली शेप की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इसके अंदर काफ़ी बड़ी साइज़ का होता है, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। तीसरी बात क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म बहुत डेंस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। इसमें वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल क्या है, या तो होता ही नहीं है या फिर नामात्र होता है,
ठीक है, ये हमने सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब ये डिवाइड करती हैं, इसकी एक्टिविटी क्या है, थ्रो आउट डिवाइड करेंगी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थ्रू आउट लाइफ, ये डिवाइड करेंगे। और प्लांट जो है जब तक रहेगा तब तक वो डिवाइड करते रहेगा। ये इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से पॉसिबल है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। टाइप्स हमने पढ़ लिए। फंक्शंस क्या हैं, ये प्रोजेनिटर का काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, बस नाम जो है ये थोड़ा सा न्यू लग रहा, लेकिन जो प्रोजेनिटर का मतलब है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेनिटर का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, कोई भी न्यू ग्रोथ करानी होती है तो उसके लिए प्रोजेनिटर की प्रॉपर्टी होती है टिश्यूज़ की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। प्रोजेनिटर का मतलब होता है कि जो जनरेट करने वाला है। जैसे कि हमारी कोई भी एग्जांपल ले लो, प्लांट का कोई भी ऑर्गन का एग्जांपल ले लो। जैसे कि कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गई है, जैसे लीफ जो होते हैं हमारे वो डैमेज हो गए, वो दोबारा अगर उनको आने हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा प्रोजेनिटर का काम करेगा। प्रोजेनिटर का मतलब होता है जो इसकी पहले वाली फॉर्म थी, लीफ से पहले वो क्या था, लीफ से पहले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने इस तरीके से इसकी ग्रोथ करा दी और वो ऐसे बन गया है, हमारा लीव्स बन गया। तो ये और प्रोजेनिटर का काम करता है, ठीक है। ग्रोथ का काम करता है, ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा, इंटरकैलरी है या फिर थिकनेस को बनाने के लिए काम करता है ये, ठीक है। ये एनफ हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। रिपेयर के बारे में पढ़ लिया कि हाँ कोई लीव्स जैसे हमारे टाइम टू टाइम शेड ऑफ होते रहते हैं, तो उस टाइम पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे काम करेंगे और दोबारा से हमारे लीव्स भी रीजनरेट कर जाएंगे। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और हमने इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, इसका क्या रोल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ओवल सेल्स होती हैं या फिर स्फेरिकल सेल्स होती है या फिर पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और हमने टाइप्स भी पढ़ लिए। कैसे टाइप्स देखे, हमने टिप पे देखा शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और हमने लेटरल पढ़ा, इंटरकैलरी पढ़ा। ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू क्या है, मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, क्या डिफरेंशिएशन का डिस्कस किया था हमने। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उन्होंने डिसाइड किया, कुछ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हमारे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, तो वो किस में चेंज हो गए, हमारे परमानेंट टिश्यूज़ की कैटेगरी में आ गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू हमारे बने हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है। दूसरी बात, परमानेंट टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है डी डिफ्रेंशिएशन की। डी डिफ्रेंशिएशन का मैंने क्या मतलब बताया था आपको, डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन आ जाए हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास, कि हमारे जो जिन्होंने परमानेंट टिश्यूज़ में ये बोला था कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, उन्हें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, जिन्होंने बोला कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो कुछ कंडीशन के अंदर डिवाइड होने के लिए राजी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स होते हैं क्या, एक होता है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, ये हमारा परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा क्या है, ये हमारे तीनों सिंपल टिश्यूज होते हैं। सिंपल, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। दूसरा हमारा होते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में आते हैं जाइलम,
एंड फ्लोएम। आगे डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का पेरेन्काइमा। लास्ट टॉपिक है हमारा ये। पेरेन्काइमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसकी शेप होती है, क्या इसकी अपीयरेंस होती है, परमानेंट टिश्यूज़ हमारे दिखते कैसे हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं पेरेन्काइमा की। बाकी सब रब कर दें, ठीक है। पेरेन्काइमा के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। टिश्यू है, बहुत सारी सेल्स तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर वैक्यूल भी होता है। मैं दूसरा यूज़ करती हूँ। ये वैक्यूल है, अच्छा खासा वैक्यूल है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल नहीं था, ना के बराबर था। यहाँ पे ये वैक्यूल जो बड़ा सा मैंने बनाया है, ये हमारे पेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियस सी बात है, होगा। आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की है कि इनके बीच में स्पेस तो बहुत छोड़ दिया। हाँ, एग्जैक्टली ये जो स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनके अंदर ये जो है स्पेस प्रेजेंट होता है। साथ साथ में हम फंक्शंस की भी बात करेंगे। मैंने बोला कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। स्पेस किस लिए है आप मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं बताती हूँ। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है कि ऐसा स्पेस जो सेल्स के, बहुत सारी सेल्स के आपस के, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे किस लिए होता है ये? मेन बात ये है कि ये होता किस लिए है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। क्या करेंगी? हमारी जो सेल्स हैं यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के लिए भी होता है। क्या है गैसियस एक्सचेंज के लिए? गैसियस एक्सचेंज भी तो एक तरीके का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कोई और तरीके का ट्रांसपोर्ट होना हो, वो भी ट्रांसपोर्ट होएगा। दो ट्रांसपोर्ट हो रहे, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में। CO2 लेनी है, ऑक्सीजन छोड़नी है, तो ऑक्सीजन लेनी, CO2 छोड़नी है। कोई भी गैसियस एक्सचेंज इनके अंदर हो रहा है तो गैसियस एक्सचेंज होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीटा का ट्रांसपोर्ट है, या फिर कोई और वेस्ट मटेरियल है, या फिर कोई ज़रूरी चीज़ है, ATP एनर्जीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये हमारा इसके स्पेस की वजह से पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रोल क्या था? सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है उनको। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। अब मैंने बोला बहुत बड़ा वैक्यूल है, बहुत बड़ा वैक्यूल है। वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल का काम हमने पढ़ा था डिटेल में लास्ट चैप्टर में। क्या पढ़ा था? वैक्यूल के अंदर क्या, किस तरीके के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर फूड वैक्यूल भी होते हैं, इनके अंदर वाटर वैक्यूल भी होते हैं। फूड वैक्यूल क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। वाटर वैक्यूल क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। वाटर को स्टोर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो टिश्यूज़ की, वो हमारी प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। टर्जिडिटी को मेंटेन तो करके रखेगा ना, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है ताकि हमारी सेल जो होती है वो पानी से डिप्राइव ना हो, सेल को एक पर्टिकुलर शेप मिली रहे। तो इसके लिए हमारा क्या होता है? टर्जिडिटी वर्ड यूज़ करते हैं हम। ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, ये फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैक्यूल के इतने सारे काम होते हैं। एक्सक्रीशन होना है, कोई भी एक्सक्रीटा है, कोई भी चीज़ डिस्पोज होनी है तो वो हमारी वैक्यूल के अंदर हो सकती है। और वैक्यूल हमारा वही है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस से लेना एंड एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल देगा। ये वैक्यूल का फंक्शन हो गया। न्यूक्लियस हमारे पास बहुत बड़ा न्यूक्लियस हमारे अंदर से सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये तो हर एक सेल की हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होता है कि हर एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारे 3-4 फंक्शंस हमने वो देख लिए हैं। दूसरा क्या है? पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है ये बेसिक टिश्यू है हमारी प्लांट सेल का।
ऑल ओवर प्लांट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंट अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा, परमानेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फंक्शंस भी हमने इसके डिस्कस कर लिए। हमने इसके डायग्राम के बारे में देख लिया, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वैक्यूल होता है, इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये अपना इंडिविजुअल फंक्शन हमारा ये बता रहे हैं कि वैक्यूल ये करता है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारे न्यूक्लियस का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये स्पेस किस लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके और फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ और क्या काम करते हैं, बेसिक फंक्शन तो है ये किसका, बेसिक स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, और क्या है, मैंने बोला वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर होता है। ठीक है, हमारे कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपने ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि हमारा राजस्थान है, उसके अंदर भी प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। वो कैसे प्लांट्स होते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ तो पानी की बहुत कमी है, पानी के बिना वो कैसे रहते हैं, वो किसकी वजह से रहते हैं, वो वैक्यूल की वजह से रहते हैं। वैक्यूल पानी का स्टोरेज करते हैं, सेल को जितना पानी चाहिए वो वैक्यूल से ले लेंगे, और जब वहाँ पे बारिश आएगी उस टाइम पे वैक्यूल अपना खाता पूरा कर लेंगे। कहने का मतलब पानी जितना चाहिए वो एडवांस में पानी लेके रख लेंगे। इससे क्या होता है, ये सकुलेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो हमारे राजस्थान में जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनको नाम दिया गया जीरोफाइटिक। जो हमारे ड्राई वेदर में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स होते हैं इनको बोला गया है जीरोफाइटिक। वो कैसे होते हैं, वो सकुलेंट होते हैं, सकुलेंट वाली वो प्रॉपर्टी होती है, किस वजह से होती है, वैक्यूल की वजह से होती है। जो पानी को स्टोर करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सकुलेंट्स बोलते हैं। जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं हमारे ड्राई वेदर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैक्यूल की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ लिया, काफ़ी फंक्शंस हमने इसके बारे में पढ़ लिए। और क्या करती है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा एपिडर्मिस भी बनाती है। जैसे हमारी स्किन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग हमारी एपिडर्मिस लेयर की बनी होती है, या फिर हमारी जो भी ऑर्गन्स हैं हमारी डर्मिस एपिडर्मिस लेयर से बनी होती है, वैसे ही ये पेरेन्काइमा क्या करती है, एपिडर्मिस का रोल प्ले करती है। क्लियर है, ठीक है। एक होता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा तो इसका पार्ट है, इसका परमानेंट टिश्यू का टाइप है। कोलेनकाइमा नहीं, क्लोरेनकाइमा। क्या बोला मैंने, क्लोरेनकाइमा, CHLOREN। काइमा तो हमने उठा लिया पेरेन्काइमा से, और क्लोरिन का मतलब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल की तो वही बात होगी, क्लोरोफिल क्या करते हैं, पिगमेंट होते हैं जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी न्यू स्टेम जो आते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे ग्रीन होते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन होते हैं। जो हमारा ये क्लोरेनकाइमा है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन कलर जो पिगमेंट जो है हमारे शूट को, हमारी स्टेम को प्रोवाइड करते हैं, वो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला एक वर्ड और आता है, ये तो था हमने क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन मतलब क्लोरोप्लास्ट, पेरेन्काइमा ऐसी पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एरेनकाइमा। अब ये क्या है, अब ये क्या चीज़ होती है, एरेन मतलब एयर। हाँ बिल्कुल सही सुना, एयर प्रेजेंट होती है इनके अंदर। हाँ बिल्कुल एयर प्रेजेंट होती है। काइमा मतलब पेरेन्काइमा। हमारी जो पेरेन्काइमा होती है, ऐसी पेरेन्काइमा जो एयर को, गैस को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। हाँ गैस को ट्रैप करती है, एयर को ट्रैप करती है। क्यों करती है, जो गैसेस एक्सचेंज हमने पढ़ा था वहाँ पे वो गैस को ऑक्यूपाई कर लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है। किस लिए करती है, हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर जो सर्वाइव करते हैं प्लांट, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। कैसे करते हैं फ्लोट, वो तो ड्रॉन हो जाने चाहिए, वो तो डूब जाने चाहिए। वो
एरन काइमा की वजह से हमारे फ्लोट कर रहे हैं, उनके अंदर एयर फिल हो गई। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते टाइम जो हमें वो बलून टाइप जो चीज़ हमें हमारे अराउंड जो होती है वो डाल दी जाती है और हम उसके होते हुए कभी भी हम डूब नहीं सकते, वैसे ही ये प्लांट्स एरन काइमा जिनके अंदर प्रेजेंट है वो ड्रॉन नहीं करेंगे, वो नहीं डूबेंगे। तो एरन काइमा के बारे में हमने पढ़ लिया, क्लोरेन काइमा के बारे में भी हमने पढ़ लिया। फूड स्टोरेज, वेस्ट का डिस्पोजल और गैसियस एक्सचेंज, लेटरल ट्रांसपोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने पढ़ लिया पेरेन्काइमा का डिटेल में। नेक्स्ट टाइप जो है हमारी परमानेंट टिश्यू की वो है कोलेनकाइमा, और आगे हमारा स्क्लेरेनकाइमा है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोमेंटम क्लासेस। थैंक यू।